मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झांसर का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 44 देखने वाले हैं। अभी तक आपने 43 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके झा रेलवे साइंस, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश होता है, यानी कि ए में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तित त्वरण हो या में शून्य त्वरण हो। तो क्या होता है तात्कालिक वेग और औसत वेग में क्या होता है? जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है तो वो एक बराबर चलेगा। क्या हो जाएगा जब त्वरण ही जीरो होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक समान में चलेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बोलें कि त्वरण क्या होता है तो त्वरण होता है वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे ही त्वरण कहते हैं। जिसे ए बराबर वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस यू बाई टी, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम त्वरण कहते हैं। चलिए अगर त्वरण की ऐसे मात्रक देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? एक को किस एच पे, तो फॉर्मूला जो क्या होता है जब प्रक्षेप किया जाता है तो उसकी हाइट का फॉर्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यही होता है, ठीक है। अगर एक को हम h1 मान लें दूसरे को h2 मान लें तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक को थीटा 1 एक को थीटा 2 बटा 2g मानेंगे तो ये 2g और यू स्क्वायर कट जाएगा। तो h का मान क्या आ जाएगा h1 बटा h2 का मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा 2, यानी कि थीटा यहाँ पे 2 है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि h1 बटा h2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी कि साइन 30 डिग्री अब बटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/4 और नीचे हो जाएगा 3/4। ये 4 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3 यानी कि 1:3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? देखिए मान लीजिए फॉर्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल फॉर्मूला F बराबर क्या होता है Gm1 m2 बट्टा r स्क्वायर। अब मान लीजिए किसी एक को भी, ये हमारा क्या हो गया, किसी एक को भी हम दुगना कर दें, चाहे वो m1 को दुगना कर दें चाहे हम m2 को दुगना कर दें। अब हम m2 को ही अगर दुगना कर दें तो m2 क्या हो जाएगा 2m2 हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। तो जब इक्वेशन अगर इसका नया वाला इक्वेशन न्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा Gm1 2m2 बट्टा r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना Gm1 m2 बट्टा r स्क्वायर, यानी कि इस वस्तु के पुराना वाला का ये क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। देखिए 2 गुना Gm1 m2 बट्टा r स्क्वायर, यानी इसका क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। अगर इसे हम F मान लें तो ये क्या हो जाएगा F न्यू बराबर 2F हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो इस गति को हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति या वक्र रेखीय गति। तो कोई भी पिंड जो रूपांतरित गति में एक वक्र पृष्ठ पर, ठीक है, गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का आवश्यकता होता है। क्या होता है? अभिकेंद्र बल का आवश्यकता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा? जब महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण भी महत्तम हो जाएगा। मान लीजिए एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसका हुआ तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? जब ज़्यादा विस्थापन होगा तो त्वरण भी ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए आप बाइक 80 की स्पीड चला रहे हैं तो आपका विस्थापन भी तो उसी स्पीड से होगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा? इसका त्वरण भी महत्तम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावक बल, घर्षण बल, स्थैतिक बल। तो आप किसी भी वस्तु को पानी में आप डुबोइएगा तो उस पर क्या उत्प्लावक बल काम करता है? क्या करता है? उत्प्लावक बल कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रमापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आर्द्रमापी से क्या मापते हैं? द्रव का अपेक्षित घनत्व, दूध की परिशुद्धता, वायुमंडलीय दाब या अपेक्षित आर्द्रता। तो आर्द्रमापी से अपेक्षित या आर्द्रता ही मापते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा तीव्र ज्वलनशील होता है, क्यों होता है जी? वाष्प एक गैस है, वाष्प उच्च ज्वलनशील है, या वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? जब पानी की तुलना में ज़्यादा ज्वलनशील होता है, क्योंकि वाष्प जो है अधिक ऊष्मा को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है, जिसके कारण अधिक ऊष्मा प्रस्तुत होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और एक फॉर्मूला होता है गुप्त ऊष्मा का, Q बराबर ml। ठीक है, Q बराबर ml होता है फॉर्मूला। तो वाष्प अधिक ऊष्मा को क्या करता है? प्रस्तुत कर सकता है, इसके ही कारण तीव्र ज्वलनशील होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन, ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। सर्दियों और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं करता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग जो होता है सर्दियों की तुलना में गर्मी में क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ताप घटेगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर हम बात करें कि ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। क्या होता है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, यानी ध्वनि का जो वेग होता है तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। तो अगर क्या होगा? तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे डैश कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं, स्पष्ट वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं या गैर चमकदार वस्तुएं? तो जो वस्तुएं रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं वो क्या होती है? चमकदार वस्तुएं होती हैं। यानी किसी भी वस्तु खुद से ये रोशनी दे उसे क्या कहते हैं? चमकदार वस्तु कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.9
एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आई हमारे पास कितना दिया है 0.9 एम्पियर। ठीक है, टाइम हमारे पास क्या दिया है 2 मिनट, इसे सेकेंड में बदल लेंगे 2 गुना 60 120 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है IT। ठीक है, I हमारा कितना है तो 0.9 है और T हमारा कितना है 120 है, तो क्या हो जाएगा 12 नवा 108, यानी कि 108 सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा हमारा 108 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों को फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाता है। यानी कि रोटी और गर्म गैस को बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम या अवोगाद्रो का नियम। तो रोटी का जो फूलना होता है, गुब्बारों का फूलना, ये चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है कि नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो चार्ल्स हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितने होने की संभावना होती है। तो देखिए किसी भी विलयन का अगर नीला लिटमस लाल में परिवर्तन हो जाता है तो इसका पीएच स्तर क्या होता है 6 होता है। क्या होता है पीएच स्तर 6 होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होती है AsBi का जो आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया। किस साइड रखा गया है बाईं ओर रखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं भाग में किसको रखा गया, दाएं भाग की बात की जाए तो दाएं भाग में क्या नाम है उपधातु तथा अधातु को रखा गया। दाएं भाग जो होता है उसमें उपधातु तथा अधातुओं को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पाथिक धातु नहीं है। तो क्षारीय धातु कौन बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो सोडियम जो है एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है सोडियम क्षार धातु है। ठीक है, और बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये पार्थिव धातु हैं। ठीक है, तो चलिए अगर क्षारीय पार्थिव धातु आवर्त सारणी में समूह 2 में स्थित है, किस में है समूह 2 में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। यानी दूसरा सर्वाधिक प्रचुर कौन सा है एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व की बात की जाए तो वो सिलिकॉन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। सिलिकॉन जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है और सिलिकॉन अपरूपता की घटना प्रदर्शित करता है। कौन तो अपरूपता की घटना को प्रदर्शित करता है। अगर पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन का अतिरिक्त अगर दूसरा बहुतायत अगर में पाए जाने वाला तत्व है कौन सिलिकॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। चक्रीय साइक्लोपेंटेन, नेफ्थलीन, बेंजीन या मीथेन। तो ये आपका बेंजीन जो है वो बेंजीन जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन वाला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
बेंजीन जो है शुष्क धुलाई में काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FeCuSO4 FeSO4Cu की दी गई अभिक्रिया निम्न का एक उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये जो अभिक्रिया हुआ है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि FeCuSO4 के साथ FeSO4 + Cu बना अभिक्रिया जो करता है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे CuSO4 एक साथ है, Fe अलग है, लेकिन ये इन दोनों से मिलके क्या बन जाता है, FeSO4 बन के CO को कहता है कि भाई तू बाहर चला जा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में लोहा ये जो है कम सक्रिय धातु कॉपर जलीय विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःशोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, अवशिष्ट आयतन, जोरीय आयतन या फेफड़ों का आयतन या प्राणाधार आयतन। तो ये क्या होता है, फेफड़ों का आयतन कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का फेफड़ा की कुल क्षमता जो होती है 6000 m होता है। क्या होता है, 6000 m होता है। खिलाड़ियों के फेफड़ों की कुल क्षमता का मान समान व्यक्ति से अधिक होता है। जैसे हम लोग अभी जो प्लेयर होते हैं, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, तो उन लोगों का जो होता है एक समान व्यक्ति से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका क्षमता जो होता है वो ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त का आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। यानी कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसे अचानक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो किसका वहाँ पे कौन जो रक्त है जो हम उसे दे सकते हैं। तो 4 रक्त समूह है, O है, RH- है, AB RH-, O RH+, AB RH+ है। तो देखिए RH फैक्टर की जो बात कहती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, O RH- हो जाएगा, ये सुरक्षित होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए या शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए। तो मस्तिष्क जो है सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए भी है और शरीर को बैलेंस यानी संतुलित करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए ये सही आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए पर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने समझने के लिए, याद करने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण का केंद्र भी है। ठीक है, और शरीर को संतुलित करने के लिए भी अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र जो होता है वो किससे संबंधित है, शोषण से, स्वांगीकरण से, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से या पोषण से। तो गुणसूत्र जो है ये आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र के मुख्य रूप होते हैं जैसे DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या होते हैं, गुणसूत्र के मुख्य रूप होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेरिडोफाइट डैश होते हैं। टेरिडोफाइट डैश होते हैं, नॉन पेनेट्रेशन के बीज, बीज रहित समूही पौधे या बीज समूही पौधे या संततियों के बीज। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बीज रहित संवहन पौधे होते हैं टेरिडोफाइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इस समूह के पौधों में क्या होता है, जड़, तना,
पत्ती होता है किंतु फूल तथा बीज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परागकण किस में पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र में, परागकोश में, बीजांड में या पुष्प गुहा में? तो परागकोश जो होते हैं या परागकण जो होते हैं ये परागकोश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।